रुद्र और दीप्ति अब भी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। चारों तरफ शांति है, लेकिन उस शांति के नीचे डर और बेचैनी छिपी हुई है। ध्वनि की गैर मौजूदगी हर पल उन्हें अंदर से खाए जा रही है। अब सोचने का वक्त नहीं था, घबराने का भी नहीं। सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। वे ऋषभ को कॉल करने का फैसला करते हैं। ऋषभ कॉल उठाता है। रुद्र और दीप्ति उसे सब कुछ बताते हैं। ध्वनि का अचानक गायब हो जाना, वॉशरूम में मिला धमकी भरा नोट और यह डर कि यह सब डी फार्मा की वजह से हुआ है। ऋषभ पूरी बात ध्यान से सुनता है। वह बीच में कुछ नहीं कहता। जब दोनों चुप हो जाते हैं तो ऋषभ सिर्फ एक लाइन बोलता है, मेरे घर आ जाओ, हमें बात करनी है। देर रात रुद्र और दीप्ति ऋषभ के घर पहुंचते हैं। घर में अजीब सी खामोशी है। दोनों एक सोफे पर बैठते हैं। सामने एक सिंगल चेयर पर ऋषभ बैठा है, गंभीर, शांत, लेकिन खतरनाक रूप से स्थिर। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोलता। फिर ऋषभ कहता है, उन्होंने अपनी हदें पार कर ली हैं, अब हमारी बारी है अपनी हदें पार करने की। यह कहकर ऋषभ अपने बेडरूम में जाता है। कुछ देर बाद वह एक बॉक्स लेकर वापस आता है। वह बॉक्स टेबल पर रखता है और खोलता है। अंदर 2 बंदूकें। रुद्र और दीप्ति सन्न रह जाते हैं। ऋषभ समझाता है कि अब यह लड़ाई कानून, नियम और प्रक्रियाओं से बाहर निकल चुकी है। सरकार और पुलिस दोनों रंजीत और उसके लोगों के साथ हैं। कानून के रास्ते से इस लड़ाई को जीतना नामुमकिन है। यह अब सिर्फ एक कॉर्पोरेट जंग नहीं रही, यह जिंदगी और मौत की लड़ाई है। रुद्र ध्यान से सब सुनता है। वह सच्चाई को स्वीकार करता है और इस चुनौती को भी। वह दीप्ति की ओर देखता है और कहता है, अगर तुम चाहो तो यहां से हट सकती हो, यह तुम्हारी लड़ाई नहीं है। लेकिन दीप्ति साफ इनकार कर देती है। ध्वनि सिर्फ इस केस का हिस्सा नहीं है, वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। और इस बार जिन्होंने धमकी दी है, उन्होंने गलत लड़की को चुना है। दीप्ति कहती है कि वह ध्वनि को वापस लाने के लिए कुछ भी करेगी। ऋषभ उन्हें रोकता है, भावनाओं को हावी नहीं होने देता। वह कहता है, बंदूकें अभी सिर्फ सुरक्षा के लिए हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गलत कदम नहीं। कल हम पूरा प्लान बनाएंगे। रुद्र और दीप्ति ऋषभ के घर से निकलते हैं। काफी देर हो चुकी है। रुद्र दीप्ति को घर छोड़ने की पेशकश करता है। दीप्ति मना कर देती है, मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती, आज नहीं। वे रुद्र के पेंट हाउस पहुंचते हैं। अंदर रुद्र दीप्ति से कहता है कि वह ऊपर वाला बेडरूम ले ले, वह खुद सोफे पर सो जाएगा। दीप्ति पहले मना करती है, फिर मान जाती है, लेकिन कहती है कि उसे थोड़ी देर बात करनी है। दीप्ति कहती है, हमें ध्वनि को किसी भी हाल में वापस लाना होगा, हम उसे खो नहीं सकते। रुद्र जवाब देता है, हम उसे वापस लाएंगे। कमरे में फिर से खामोशी छा जाती है। डर, जिम्मेदारी और अनिश्चितता का बोझ हवा में तैरता है। कुछ देर बाद रुद्र चुप्पी तोड़ता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन अभी नहीं, पहले ध्वनि वापस आ जाए। अचानक रुद्र का फोन वाइब्रेट करता है। एक मैसेज आता है, तो बताओ, डी फार्मा या तुम्हारी बहन? रुद्र बिना एक पल सोचे जवाब देता है, मुझे मेरी बहन चाहिए। लगभग तुरंत दूसरा मैसेज आता है, जल्द ही कॉल आएगा, कब और कहां आना है बताया जाएगा। इस बार रुद्र खुद को संभाल नहीं पाता। डर उस पर हावी हो जाता है। उसकी आंखें बाहर आती हैं। तभी दीप्ति आगे बढ़ती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। वह उसे थामे रहती है और धीरे से कहती है, रुद्र, सब ठीक हो जाएगा, जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। एपिसोड 8, वह मोड़ है जहां से वापसी मुमकिन नहीं रहती। ध्वनि का अपहरण रुद्र को इस सच्चाई से रूबरू कराता है कि सिर्फ ताकत होना काफी नहीं, जब पूरा सिस्टम ही दुश्मन हो। हदें पार हो चुकी हैं, फैसले और भी अंधेरे होते जा रहे हैं और जंग अब रणनीति से आगे बढ़कर जिंदगी बचाने की लड़ाई बन चुकी है। हथियार सामने आ चुके हैं, धमकियां साफ हो चुकी हैं और भावनाएं कगार पर हैं। एपिसोड 8 कहानी को एक व्यक्तिगत युद्ध में बदल देता है, जहां अब सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं, समर्पण या प्रतिरोध।